मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनको सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन करना था कि जितना ज़्यादा हो सके हम एक्सप्लॉयट कर सके इंडिया को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन अगर ब्रिटिशर्स को करना है और कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पे आपको पब्लिक को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना सारा रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, एक्सप्लॉयटेशन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज का सिंपल हम यहीं पे यही समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को किस किस तरह बेवकूफ़ और कंट्रोल करा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलें तो सबसे पहले आता है हैंड्स ऑफ पॉलिसी क्लाइव की। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में इंडिया में आए थे तो उन्होंने हैंड्स ऑफ पॉलिसी का यूज़ करा था। मतलब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल नवाब और मुग़ल ने जो भी रेवेन्यू सिस्टम बनाया है रेवेन्यू सिस्टम बनाया है उसी को वो कंटिन्यू करते हैं उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसी को वो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल नवाब हैं और दीवान हैं, तो जो दीवान की पोस्ट भी उनने ली है रेवेन्यू राइट्स की, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। उसमें से अपना एक सुपरवाइज़र बिठा देते हैं जो कि टैक्स कलेक्ट कलेक्ट करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, जो भी है कि इन पे दिन सुपरवाइज़र जो है टैक्स कलेक्ट करने में सपोर्ट करता है, और फाइनल में लास्ट में ये कंप्लीट टैक्स जो है ब्रिटिशर्स को चला जाता था। तो मतलब जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है जितना भी है सब जो है अभी मुगल्स ही देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स को काफ़ी सारी आर्मीज ये सब मिल जाती हैं। अब क्लाइव की पॉलिसी वर्क नहीं करती है, इकोनॉमिक बबल यहाँ पे बन जाता है और फेमाइन जो हमें बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे क्या करते हैं, नई पॉलिसी लाते हैं जो कि है ओरिएंटलिज्म और ओरिएंटलिस्ट फिलॉसफी। मतलब क्या, यहाँ पे एक तरह से फेक रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर को दी जाती है। इंडियन कल्चर को दी जाती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हिंदू है तो आपको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, आप मुस्लिम हो तो आपको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या करते हैं हम, एक डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हिंदूज़ में कुछ लॉज, मतलब पुराने ब्रिटिशर्स जो अपना पर्सपेक्टिव लाते हैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ में, कि जब वो भगवत गीता कुछ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो वो क्या समझे उसके अकॉर्डिंग वो मुस्लिम को ट्रीट करेंगे और हिंदूज़ को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो कास्ट बेस्ड मिलिट्री क्रिएट करते हैं। कास्ट बेस्ड मिलिट्री मतलब क्या, जब वो इनिशियली अपनी मिलिट्री को इकट्ठा और बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वो अपर कास्ट अपर कास्ट ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, राजपूतास, पठान्स, जाट्स, इन सबको मिलिट्री में जो है भर्ती करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, अब जो ये गैप दिख रही है 1810 से 1835 के बीच, यहाँ पे डिबेट चलती है एक्चुअली। मतलब क्या, ओरिएंटलिस्ट जो रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें इंडियंस को कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं, हम बस एक तरह से उनको फेक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनके कल्चर को उसी से हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब क्या, एक तरह से फेक मास्क यहाँ पे पहन रखा है ब्रिटिशर्स ने, कि हम आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का, आपके रिलीजियस को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। मतलब जब मुगल्स आ गए थे तो हिंदूज़ के साथ बहुत बुरा करा था, आपके लॉज जो आपके ट्रीट नहीं कर रहे थे, अब हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीट करेंगे और पनिशमेंट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आता है यूटिलिटेरियनिज्म। अब जो ये गैप दिख रही है 1810 से 35 के बीच में, यहाँ पे इन पे होती है डिबेट। मतलब क्या, आपस में बहस होती है कि किस बेसिस पे हमें इंडिया को कंट्रोल करना चाहिए, अपनी पॉलिसी क्या कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहते हैं
यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म में क्या होता है, जो मिनट मिनट यूटिलिटेरियनिज्म में जेरेमी बेंथम, ये जो इंग्लिश फिलोसोफर रहते, ये कंसेप्ट लाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का, ठीक है। अब जेस मिल जो है इसको लाते हैं इफेक्ट में इंडिया में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अलॉन्ग द pragmatism that demanded continuing of existing systems, there was also respect for traditional Indian culture that expressed itself in Warren Hastings। मतलब क्या, pragmatism, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है मुगल्स का उसी को कंट्रोल करते हैं, क्लाइव ने करा। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के आने के बाद ये जो ट्रेडिशंस है इंडिया के उसको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और इंडिया से कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। इट मेंट एन अटेम्प्ट टू लर्न अबाउट इंडियन कल्चर थ्रू अ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत पर्शियन लैंग्वेजेस एंड टू यूज़ दैट नॉलेज इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। हमारे ही स्क्रिप्चर्स को रीड करके कंट्रोल करने का स्टार्ट करते हैं। तो कैलकाटा मदरसा इस्टेब्लिश बाय वॉरेन हेस्टिंग, अब यहाँ पे कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन तो स्टार्ट होती है पर बहुत कम लेवल पे, बहुत मीडियम और कम लेवल पे। यहाँ पे कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1781, द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। संस्कृत कॉलेज वॉज स्टैब्लिश बाय जोनाथन डंकन, resident at the Benares in 1791 for the study of Hindu law and the philosophy. Fort William College was set up by Wellesley in 1800 for training of civil servants of the company in languages and customs of Indians, closed in 1802. The Asiatic Society of Bengal was founded by William Jones on 15 January 1784 in meeting presided over by Justice Robert Chambers in Calcutta, द देन कैपिटल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। इसके बाद एंग्लिस्टिक्स मतलब क्या, ब्रिटिशर्स। यहाँ पे अब वो इंग्लिश एजुकेशन। अब यूटिलिटेरिज्म में एक और कंसेप्ट था कि पहले यहाँ पे क्या करते थे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इंडियन ट्रेडिशन को यूज़ करते थे। लेकिन अगर आप यूटिलिटेरिज्म मतलब अपनी लूट को एक तरह से छुपाओगे कि आप इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे इंडिया में, ठीक है। तो इनको अब जस्टिफाई करना था कि हम इंडिया में रूल क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब इंग्लिश एजुकेशन लाते हैं, इंग्लिश एजुकेशन लाते हैं तो अपर, यहाँ पे जो अपर क्लास और मिडिल क्लास है इनको ये प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियंस से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियंस की हेल्प चाहिए रहेगी, इंडियंस से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियंस की हेल्प चाहिए रहेगी। मतलब कि अगर कुछ पोर्शन ऑफ सोसाइटी के कुछ पोर्शन को ब्रिटिशर्स एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो ब्रिटिशर्स की साइड लेंगे, ठीक है। अब ये लोग जो लोग हैं अपर मिडिल क्लास, ये प्रोटेक्ट करेगी इंडियंस से इनको, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि हमारा आना बहुत अच्छा है क्योंकि हम, आप जो है अनएजुकेटेड लोग हो, अनसिविलाइज लोग हो, ठीक है। और इंग्लिश जो है सिविलाइज कम्युनिटी है, हम आपको सिविलाइज करने यहाँ पे आए, इंडियंस को सिविलाइज करने यहाँ पे आए। तो यही कंसेप्ट था यूटिलिटेरियनिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश को एज अ सुपीरियर कैटेगरी और सुपीरियर रेस माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्लिस्टिक आते थे। इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया in the 18th century through the charity schools run in Calcutta, Madras, Bombay for the education of the European and the Anglo-Indian children, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े ही स्कूल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मतलब यहाँ पे अब प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। द कंपनी सपोर्टेड दिस स्कूल इन वेरियस वेज बट डिड नॉट टेक एनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन अंटिल 1813, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इनिशियली थ्रू चैरिटी स्कूल्स इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 18th century. The missionaries functioned from the Danish at Madras, Srirampur near Calcutta with Anglistic support. The missionaries established school and translated Bible into local languages, ठीक है। अब इसके बाद लेजिस्लेचर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है,
जहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है इंडियन एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि आपको इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन हमने अभी देखा था 1830 से 35 के बीच में ये 1 लाख रुपीज़ अभी तक इंडिया में आते ही नहीं है। रीज़न क्या था कि यहाँ पे डिबेट चलती है कि हम इंडियंस को पढ़ाए क्या हम उनको इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाएं या फिर हम उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो इंडियन कल्चर है उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे ओरिएंटलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म के आगे बीच में डिबेट और डिबेट चलती है काफ़ी ज़्यादा। टू इनकरेज द लर्न नेटिव्स फॉर रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर, टू प्रमोट द नॉलेज ऑफ साइंसेज एंड अमंग द नेटिव्स, डिबेट प्रमोट वेस्टर्न और ओरिएंटल लर्निंग, यहाँ पे कौन सी लर्निंग को प्रोवाइड किया जाए। द एंग्लिस्टिक ग्रुप वर नॉट इन फेवर ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन। Due to this controversy, this amount was not made available till 1823। ठीक है, द कंट्रोवर्सी तो हम बात करें 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज सेटअप टू लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर ओरिएंटलिस्ट। एक्सपांशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस, एंग्लिस्टिक फैक्शन, एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न स्टडीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश क्यों नहीं, इसका रीज़न सिंपल सा है कि इंडियंस को एकदम से पूरी इंग्लिश सिखाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको सिलेबस में ऐड किया जाता है। इसके बाद मैकेले बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 1834 एंड एडवोकेटेड फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन। द इंडियन मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि अगर आप मिडिल क्लास की तरह से कंट्रोल कर लो, जिसको हम बोलते हैं, और यही काम यूटिलिटेरियनिज्म में करा भी है, लेकिन इनको एक शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे मिला है मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जिसमें शॉर्ट टर्म गेन मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए इंडियंस को तो लगा कि हाँ काफ़ी अच्छी लाइफ दे रहे हैं ब्रिटिशर्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया को। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करो तो यही इंडियंस जब एजुकेटेड होते हैं तो ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी का मतलब समझते हैं। जो ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में तो बात कर रहे हैं इस सब की, लेकिन इंडिया में ये सब नहीं है, तो इंडिया में सब नहीं करते। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पे मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। मतलब क्या, जो मिडिल क्लास है उनका सपोर्ट लो, तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को एडवोकेट करने में हेल्प करते हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ एंग्लिस्टिक्स। मतलब क्या, यहाँ पे जो गवर्नर बनते हैं विलियम बेंटिक्स, ये इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में थे। द डिबेट कंटिन्यूड इन एंडेड इन द फेमस मैकेले मिनट। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है जो मैकेले को अपॉइंट करते हैं, और ये खुद में एक यूटिलिटेरियनिज्म और एंग्लिस्टिक थे। ठीक है, अब लॉर्ड मैकेले मिनट यहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं। इनका एक कमेंट है कि इन्हें किस तरह से इंडियंस को नीचे दिखाया है, और एक तरह से बोल सकते हैं कि इंग्लिश पॉलिसी यहाँ पे दिखती है हमें, इंग्लिश सुपेरियरिटी। आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम कुड डिनाई दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडियन एंड अरेबिया। यहाँ पे मैकेले बोल रहे हैं जो पूरी सिर्फ छोटी सी एक सिंगल लाइब्रेरी जो ब्रिटेन में है, उसका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे पूरे इंडियन लिटरेचर, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, जितने भी अरेबिया के लिटरेचर हैं, इन सब का भी हम मेजरमेंट करें और कंपेयर करें ब्रिटिश लाइब्रेरी से, तो भी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसको सुपीरियर, ये तो भी ये सुपीरियर होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अब हमें देखने को मिलता है। द इंट्रिंसिक सुपेरियरिटी ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर इज इंडीड fully admitted by those members of the committee who support the oriental plan of education। ठीक है, advocated education to a small section of upper and middle classes, downward filtration theory। ठीक है, इसके बाद progress in 1835 to 1900, a great upsurge in the activities of missionaries who did pioneer work in a quite few fields of modern education, establishment of medical engineering and law colleges which marked a beginning in the professional education। 1835 Elphinstone College and Calcutta Medical College were established। Official sanction accorded to education of girls, the Lord Dalhousie in fact offered a open support to the
of the government. Educational Dispatch of 1854 was also called Wood Dispatch after Sir Charles Wood, the then president of Board of Control, who became the first Secretary of State for India. He sent a dispatch to Lord Dalhousie which specified the nature, scope and method of imparting education to the natives. It modified the earlier radical Anglistic approach adopted by Macaulay in his minute related to education. It is considered as the Magna Carta of English education in India, formed a landmark in the history of modern education in India. It rejected the filtration theory and laid stress on mass education and improvement of vernaculars, favored secularism in education. Traditional education should not be ignored. Regularized education system from the primary to the university levels. To support traditional education, a system of grant in aids was introduced. Modern education should be imparted in English, but vernacular language should not be ignored. English to be medium of learning only in higher education. Primary education and secondary education should be in vernacular language. ठीक है, अब इसके बाद 1855 में हम देखते हैं तो क्रिएशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब. Then 1897 में Organization of Indian Education Service to cover the senior most post. Establishment of Universities of Calcutta, Bombay, Madras, Punjab and Allahabad. इसके बाद हम आते हैं हंटर कमीशन पे. तो लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द हंटर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर W. हंटर. Remarks confined to secondary and primary education. To review the working of Charles Wood Dispatch, it recommended that local bodies should be entrusted with the management of primary schools. Also said that government should maintain only few schools and colleges, others to be left to private hands. Secondary education should have two divisions, literary leading up to university and vocational for commercial careers. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है बात पे कॉलेज डिग्री की, कि आप 12th पास करने के बाद यूनिवर्सिटी कर सकते हो या फिर एक कोई सी वोकेशनल का अपना करियर बनाने के लिए कोई सा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन ले सकते हो. ठीक है. टुक नोटिस ऑफ लेक ऑफ फीमेल एजुकेशन, लेसर गवर्नमेंटल कंट्रोल फॉर ओवर यूनिवर्सिटीज़. अब यहाँ पे जो हंटर कमीशन है यहाँ ध्यान रखना, लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज़ बोल रही है, लेकिन आगे चल के ये कंट्रोल बढ़ा देते हैं ताकि जो नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट टीचर्स है वो यहाँ पे लेक्चर नहीं दे सके. ठीक है. तो यहाँ पे थॉमस रेले कमीशन, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड अ यूनिवर्सिटी कमिश्नर थॉमस रेले in 1902 and based on his recommendations Indian University Act of 1904 was passed. 1910 a separate department of education was established at the center. It enabled the universities to assume teaching functions, periodic inspection of institutions, speedier transaction of businesses, strict conditions for affiliation, etc. Appointment of lecturers, professors and the government approval also become mandatory. अब यहाँ पे ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेशनलिस्ट जो लेक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको ये कॉलेज में से टीचर और लेक्चरर बनाना नहीं चाहते थे. ठीक है. अब यहाँ पे सेनेट फेलोज टू बी मिनिमम 50, मैक्सिमम 100. गवर्नमेंट कुड वेटो रेगुलेशंस पास बाय द सेनेट, यूनिवर्सिटीज लूजिंग देयर पावर. इसके बाद आता है सेटलर कमीशन. इट वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड Chelmsford to review the working of Calcutta University. It included two Indians, Sir Ashutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmed. Main recommendations की बात करें तो यहाँ पे 12 year of education, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें मतलब 10+2 का सिस्टम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सेकेंडरी एजुकेशन टू बी कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कोर्स विल बी 3 years. यहाँ पे ये सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद दिस इज डन टू इंश्योर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टेज, रिलीव यूनिवर्सिटीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बिलो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, प्रोवाइड कॉलेजिएट एजुकेशन टू दोज नॉट प्लानिंग टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी स्टेज. डेवलपमेंट की बात करें तो 7 न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन्ड
total 12 now, at Banaras, Mysore, Patna, Aligarh, Dhaka, Lucknow and Osmania. Kashi Vidyapit and Jamia Millia Islamia was established. University course divided into pass, course and honors degrees. Then इसके बाद आती है हार्टोग कमीशन. An increase in number of schools and colleges had led to deterioration of education standards. Recommendation की बात करें यहाँ पे, the policy of consolidation and improvement of primary education, a selective system of admission to universities and diversified courses leading to industrial commercial careers. Improvements in universities, only deserving students should go in for high school and intermediate stage, while average students should be diverted to vocational courses after 8th स्टैंडर्ड. ठीक है. इसके बाद सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944, तो आल्सो नोन एज नेशनल स्कीम फॉर एजुकेशन. अब ये जो इम्प्लीमेंट होती है, इससे कुछ टाइम बाद हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है. तो ये जो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंट होती है. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू क्रिएट इन इंडिया इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 40 years the same standard of educational attainments as had already been admitted in England. It envisaged establishment of elementary schools and high schools, universal and compulsory education for all children between the ages of 6 to 11, high school of two types, academic, technical and vocational, intermediate courses were to be abolished. ठीक है. अब यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका लाने का मकसद ब्रिटिशर्स का था मिलिट्री पर्पस. मतलब इस टाइम पे अब जब बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स काफ़ी सारी वॉर जो है लड़ रहे थे. अब उनको यहाँ पे इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है. तो उनको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते थे. सो इन इंडिया देयर वर 4 कॉलेजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. द फर्स्ट वॉज थॉमस कॉलेज, जिसको अब बाद में आगे चल के IIT रुड़की बना दिया जाता है, फाउंड इन 1847 में. द सेकंड वाज बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST. देयर रोल वाज टू प्रोवाइड सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स फॉर द इंडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. ठीक है. बोथ इन ब्रिटेन एंड इंडिया द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन वॉज अंडरटेकन बाय ऑफिसर्स फ्रॉम रॉयल इंजीनियर्स, इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट. ठीक है. तो यहाँ पे रॉयल इंजीनियर्स मतलब क्या, सेम मिलिट्री पर्पस जो आते हैं, मिलिट्री जनरल्स रहते हैं, वो यहाँ पे टीचिंग करते हैं. पर्पस सेम रहता है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग डायरेक्टली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. दिस ट्रेंड इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, आल्सो नोन एज कूपर्स हिल कॉलेज, इन 1870, specifically to train civil engineers in England for duties with the Indian PWD. Indian Public Work Department, although technically a civilian organization, relied on military engineers until 1947 and after. इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी की. तो हमने इसके पहले एजुकेशन और ब्रिटिश की आइडियोलॉजीज देख ली. अब जो ब्रिटिशर्स ने आर्मी यहाँ पे मेंटेन करी है उसको चेक कर लेते हैं. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो उसके पास 2 टाइप की आर्मी थी. फर्स्ट तो है रॉयल आर्मी, जो यहाँ वहाँ की किंग है, ब्रिटेन की किंग है, उन्होंने क्राउन ने उन्हें असाइन करी. ठीक है. सेकेंड थी ब्रिटिशर्स की प्राइवेट आर्मी. अब इस प्राइवेट आर्मी में वापस से 2 डिवीज़न होते हैं. पहला डिवीज़न होता है यहाँ पे प्राइवेट आर्मी में होता है यूरोपियंस का, मतलब जो यूरोपियंस मर्सनरीज रहते हैं उनको लेते हैं. ठीक है. और सेकंड होता है इंडियन रेजिमेंट. अब ऑफ कोर्स इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब जो संख्या है, इंडियन रेजिमेंट्स की ज़्यादा थी. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी जो है रॉयल्स की थी. इसके बाद लेकिन जो यूरोपियंस की मर्सिनरीज की सैलरी है वो रॉयल्स से भी ज़्यादा हुआ करती थी. और रीज़न इसका क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है. अब यहाँ पे कोई मिलिट्री पर्पस के लिए क्यों आएगा. ठीक है. तो उसके लिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो हायर सैलरी पोजीशन को अट्रैक्टफुल बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और ज्वाइन करें,
इसके लिए सबसे ज़्यादा सैलरी, हायर सैलरी इस पोर्शन की थी। अब यहाँ पे एक इशू ये क्रिएट होता है कि फॉर एग्जांपल जो रॉयल आर्मी है, रॉयल आर्मी वो इक्वलेंट हो जाती है यूरोपियंस आर्मी के, मतलब एक प्राइवेट आर्मी के। ये सेम एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप एक मिलिट्री ऑफिसर हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, और आपको कंपेयर किया जाता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी गार्ड से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के सिक्योरिटी गार्ड से। तो यहाँ पे कुछ टाइम में उसके लिए यहाँ पे रॉयल्स और यूरोपियंस की जो प्राइवेट आर्मी है, इसमें काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1857 के पहले आर्मी कैसी हुआ करती थी वो देखते हैं। तो द आर्मी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। However, the company leased the King's Royal Army to fight in the subcontinent, and this created a conflict in the relationship between the army officers and the civilian authorities of the company. This also meant that there was an attempt to raise permanent company armies in India. ठीक है, इसके बाद the East India Company started recruiting its own army. They were trained according to European military standards and commanded by the European officers. The commander-in-chief was King's officer. Under Hastings, army mainly comprised of upper caste Brahmin, Rajput, landed peasants. The company also followed a policy of respecting caste, dietary, travel, and other religious practices of the sepoys. Bengal army was more homogeneous and high caste in characters than Madras and Bombay. अब जो ये लाइन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे आते हैं ओरिएंटलिस्ट। मतलब स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स ने आर्मी क्रिएट करी थी वो कास्ट बेस्ड और रिलीजियस के बेसिस पे थी। ठीक है, अब आगे चल के ब्रिटिशर्स वापस से कास्ट बेस्ड और रिलीजियस आर्मी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका रीज़न जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट करना नहीं, डिवाइड करना था। पहले तो इंडियंस को बेवकूफ़ बना के इनकी एक रिस्पेक्ट करते कि हम आपके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरह की आर्मी क्रिएट होती, जबकि ब्रिटिशर्स जो कास्ट को मानते नहीं थे। ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि जो कुछ पार्ट और पोर्शन है जो कि 1857 के रिवोल्ट में हेल्प करते हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन को एक तरह से ब्रिटिशर्स देखते हैं कि इस कैटेगरी के रिलीजियस ने हमारे अगेंस्ट वर्क करा है, तो हम इसके हम इनको एक अलग, मतलब पंजाब की एक कैटेगरी हो जाएगी, राजपूत की अलग कैटेगरी, एक मुस्लिम्स की अलग सिपाही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह कैटेगराइज कर दिया जाता है ताकि हमें डिवाइड किया जा सके। ठीक है, अब 1857 के बाद क्या होता है, पील कमीशन, आर्मी शुड बी कंपोज ऑफ डिफरेंट नेशनलिस्ट एंड कास्ट। अब यहाँ पे उन्होंने आर्मी को कास्ट के पहले क्या था, आर्मी एक सिंगल यूनिट थी, अब इसमें मुस्लिम्स भी है, सिख भी है, मुस्लिम्स है, सिख है, राजपूत है, ये सब है। अब इसको डिवाइड कर देंगे ब्रिटिश 1857 के बाद। पील कमीशन यहाँ बोलती है कि आर्मी शुड बी कंपोज ऑफ डिफरेंट nationalities and caste and should be mixed in each regiments. In the 1880s, the theory of martial race was introduced. It emphasized on the concept of ethnicity and racial stereotypes. Groups like Pathan of the Northwest Frontier Province, the Rajputs of North India, or the Gurkhas of Nepal were identified. By 1914, 75% of Indian infantry came from Punjab, Nepal, or Northwest Frontier Province. इसके बाद हम आते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी बोलते हैं क्योंकि कॉर्नवालिस ही है जो यहाँ पे लाए थे। तो कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज। ही ट्राइड टू चेक करप्शन थ्रू रेजेस द सैलरी, strict enforcement of rules against private trade, debarring civil servants from taking presents and bribes, and enforcing promotions through seniority. Civil services was patronage bureaucracy with the nomination as the method of recruitment by the members of court of directors. Indians were excluded by the service where salary was 500 euros or more. यहाँ पे जिस भी कैटेगरी को सैलरी ज़्यादा मिल रही है वहाँ से इंडियंस को हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। Lord Wellesley established the Fort William College in Calcutta for the training of civil services officers. However, it was
shut down by the court of directors in the East India College. East India College was established at Helbury in 1809, where all candidates were trained for 2 years. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ये नहीं चाहते थे कि जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया में जाए, वहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग लें और इंडियंस के प्रति एक तरह से लगाव और सिंपैथी डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पहले जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, जितनी भी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग है वो सिर्फ यूरोप तक ही रखते हैं। उसको इतना रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि एक तरह से इंडियंस जो है यूरोप में आके ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। In 1870, the statutory civil service was established, where Indians could be nominated to a few positions reserved for the European convenanted civil servants. The Government of India Act of 1919 provided for separate recruitment examination to the ICS to be held in India. For the first time in 1922, simultaneous examination of ICS is held in Allahabad and London. ठीक है, फिर 1922 में जो फाइनली पहली बार जो एग्ज़ाम जो है इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है, लंदन और इलाहाबाद में। ठीक है, इससे पहले सिर्फ एग्ज़ाम जो है सिर्फ यूरोप में ही हो सकती थी, ब्रिटेन में मतलब। एंड देन इसके बाद एडिशन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विस आती है 1886 में, सेटअप बाय डफरिन। एग्जाम टू बी हेल्ड ओनली इन इंग्लैंड यहाँ पे बोलते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी थी ड्रॉपिंग और द टर्म्स ऑफ convenanted and unconvenanted, classification of civil service into imperial Indian civil service, examination in England, provincial service यहाँ पे बात करें स्टेट सर्विस की, और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब क्या SSB। तो यहाँ पे एक तरह से रॉयल एग्जामिनेशन, देन स्टेट के लिए एग्जामिनेशन अलग से एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस अलग से। रेजिंग द एज लिमिट टू 23, पहले यहाँ पे एज लिमिट थी 19। ठीक है, ताकि इंग्लिश कोई भी इंडियन यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे इंग्लैंड आएगा, प्रिपरेशन करेगा और देन एग्ज़ाम देगा, तो यहाँ पे टाइम लगता है। करेक्ट, तो इंडियंस को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक तरह से एज जो काफ़ी कम रखी जाती थी। इसके बाद आगे चल के इसको 23 कर दिया जाता है। फिर आता है इस्लिंगटन कमीशन 1912 में आती है, रिकमेंडेड साइमल्टेनियस एग्ज़ाम यहाँ पे इंडिया में और ब्रिटेन में दोनों जगह साथ में एग्ज़ाम होना चाहिए, ये बोलता है, रिकमेंड करता है। देन ली कमीशन आती है 1924 में। द रिक्रूटमेंट्स फॉर द ट्रांसफर्ड फील्ड्स लाइक एजुकेशन एंड सिविल मेडिकल सर्विसेज टू बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स टू ICS ऑन द बेसिस ऑफ 50-50 रेशो पैरिटी बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस टू बी रीच इन 15 ईयर्स। मतलब क्या, यहाँ पे क्योंकि प्रोटेस्ट और नेशनल सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो यूरोपियंस चाहते थे कि यहाँ पे 50 यूरोपियंस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल 500 मेंबर्स सिविल सर्विस में हैं, तो इसमें से 250 मेंबर्स यूरोपियंस होना चाहिए और 250 मेंबर्स जो है इंडियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इंडियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फाइनल लेक्चर ली कमीशन पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।